गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा गोठवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। इससे पहले मैंने आपको जो लेक्चर दिया था वो कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग्स एंड उसकी डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम उसी को कंटिन्यू आगे करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि मैं आज आपको नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताऊंगी कि कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की जो नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी अंतर बताना चाहूँगी कि इसमें डिफरेंसेस क्या है एक एंटरप्रेन्योरशिप में और एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अंतर क्या है। मैं उसका अंतर थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी। इससे पहले तो उद्यमिता का जो जन्म है संगठन के बिना तथा बाहर ही होता है। जो उद्यमिता होता है वो जो अपने आप को जो बनाती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बिना ही बनाती है। एक उद्यमी जो बनता है बिना ऑर्गेनाइजेशन के बिना बनता है एक एंटरप्रेन्योरशिप जिसे बोलते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का जो जन्म है वो किसी संगठन के भीतर होता है। मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है या किसी कंपनी होती है, एक संस्था होती है जिसके अंदर की कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का जो होता है उसका जनरेट होता है, इसका जन्म होता है, बर्न होता है, तो वो उसके अंदर होता है। तो उद्यमी का जन्म संगठन के बिना होता है, बिना ऑर्गेनाइजेशन के बिना एंटरप्रेन्योरशिप बनता है। जबकि ये जो निगमी उद्यमी होता है इसकी संगठन का होना इसमें ज़रूरी होता है। दूसरा इसका पॉइंट है उद्यमिता को अपनाने वाले स्थिति का एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है। एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक एंटरप्रेन्योर जो होता है एक फ्रीडम होती है उसके पास, वो अपने लिए अपनी संस्था के लिए कुछ भी कर सकता है। वो एक एंटरप्रेन्योर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जबकि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है, वह किसी विद्वान संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी होता है। तो वो जिस संस्था में वो काम करता है उस संस्था का वो प्रबंधक या कर्मचारी हो सकता है। जबकि ये जो बात मैंने आपको बताई तो दोनों अंतर था। अब इसका तीसरा अंतर जो है वो है उद्यमिता अपनाने वाला स्वयं सभी आवश्यक साधनों जुटाता है, और जबकि जो निगमी उद्यमी है वह अपनाने वाले व्यक्ति के लिए सभी साधनों को उसकी संस्था द्वारा जुटाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि एक एंटरप्रेन्योर को बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं खुद के साधनों को, खुद के रिसोर्सों को जुटाने के लिए, बल्कि एक कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को संस्था द्वारा अवेलेबल सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इससे पहले जो है मैं नेक्स्ट है जोखिम रिस्क। उद्यमिता के अंतर्गत संपूर्ण जोखिम उद्यमिता को ही वहन करनी पड़ती है, जबकि निगमी उद्यमी में संपूर्ण जोखिम विद्वान संस्था द्वारा उठाई जाती है। प्रबंधक या कर्मचारी के भीतर भी अप्रत्यक्ष जोखिम है, वो वेतन में कमी, पदोन्नति और स्थानांतरण द्वारा रूप में उठाई जाती है। तो उद्यमिता की जो रिस्क है वो संस्था को निगमी उद्यमी में संस्था को उठानी पड़ती है उसकी जोखिम, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो संपूर्ण जो फुली फ्लैश रिस्क है उसको ही सहना पड़ता है। अब संगठन वातावरण के आधार पर उद्यमिता को अपनाने की दिशा में पहले से कोई संगठन नहीं होता, अतः उद्यमी संगठन के वातावरण में ही कार्य करता है। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप को एक निगमी उद्यमी को अपने संगठन में वातावरण के भीतर नवाचार और उपक्रम स्थापित करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट जो मैंने इसके थोड़े बहुत अंतर आपको डिस्कस करे हैं, इसके अंतर क्या है, और इसका जो एक और अंतर लेते हैं रिवार्ड पुरस्कार। उद्यमिता का पुरस्कार लाभ तथा सामाजिक सम्मान तथा मानसिक अहंकार की संतुष्टि होता है, और जबकि एंटरप्रेन्योरशिप जो निगमी उद्यमी होता है वो प्रबंधकों को अधिक वेतन, भत्ते, पदोन्नति आदि के रूप में पुरस्कार मिलता है। तो ये भी एक अंतर इसके निकल के सामने आता है। तो अब हम इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंस है जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसके डिस्कस करेंगे। अब पहला जो है इसका जो पॉइंट है वो है वातावरण में परिवर्तन के अनुरूप संगठन को ढालने के लिए। तो टू अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्न विथ एनवायरनमेंट चेंज। संगठन के बाहरी वातावरण में अनेक परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तन के रूप संगठन को ढालने तथा परिवर्तन की प्रत्युत्तर देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाना आवश्यक होता है। प्रोफेसर एस जहरा ने ठीक ही लिखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी कंपनियों के व्यवसाय के अंतर्गत गतिशील, प्रतिकूल और विषय वातावरण के अनुसार ढालने का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका व्यवसाय की भिन्नता लाने के लिए।
जो किसी भी विद्वान संस्था के विद्वान व्यवसाय की विविधता लाने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो संस्था के उत्पादन और रेखा के विस्तार करने, उत्पादन रेखा जोड़ने, नए बाजार का विकास करने के लिए एक निगम उद्यमी का बहुत ही कारगर सिद्ध प्रयास होता है। तो ये भी एक अंतर था बच्चों। अब नेक्स्ट इसमें हम लेना चाह रहे हैं संस्था का स्वामित्व का विकास करने के लिए। संस्था का स्वामित्व जो एंश्योर जो ग्रोथ है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में हम देख रहे हैं कि ये संस्था के स्वामित्व का विकास को आसान बना देती है। व्यवसाय सम्मिश्रण, एकीकरण, अधिकरण से भी संस्था का विकास कर सकते हैं, किंतु ये स्वामित्व विकास नहीं है, स्वाभाविक विकास नहीं है। स्वाभाविक विकास से संस्था का क्रमागत विकास होता है, ऐसे विकास का ठोस होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में ऐसा संभव है। सृजनशील और नवाचारी प्रबंधकों को पहलपन का अवसर देकर संस्था का स्वामित्व विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकों और कर्मचारियों की अभिप्रेरणा टू मोटिव मैनेज एंड एम्प्लॉयज़। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो निगमी उद्यमी होता है वो संस्था के कई योग्य प्रबंधकों और कर्मचारियों को संस्था में बने रहने एवं कार्य करते रहने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो एक मोटिवेशन जो थॉट होती है इसके अंतर्गत एक कर्मचारी के लिए, एम्प्लॉय के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक निगमी उद्यमी के लिए, कि समय समय पर उस संस्था के लोगों को किस तरह से मोटिवेट करें कि वो उस संस्था के लिए कुछ इनोवेशन करें, उसके लिए रिस्क ले। तो एक निगमी उद्यमी के लिए उस संस्था का ये प्रयास रहता है कि अपने एम्प्लॉय के लिए हमेशा एक प्रेरणादायक काम करती रहे, जिससे वो मोटिवेट होती रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके नवीन प्रबंधकों का प्रशिक्षण। तो न्यू मैनेजर को किस तरह से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक निगमी उद्यमी में पुराने प्रबंधकों के साथ नए प्रबंधकों को लगाया जाता है, तो नए प्रबंधकों का प्रशिक्षण मिलना ज़रूरी होता है। तो जो न्यू एम्प्लॉयमेंट होते हैं, न्यू मैनेजर होते हैं, उन्हें संस्था के अकॉर्डिंग ढालने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और उस माहौल में उन्हें किस तरह से उसको ट्रेनिंग के साथ किस तरह से रिस्क इनोवेशन करना है, उसकी आपको ग्रोथ करनी है, अपनी कंपनी को डेवलप करना है, गुडविल बनानी है, तो सब चीज़ों की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है इसका वितरण के नए माध्यमों का विकास टू डेवलप न्यू। जो कहते हैं कि जो निगमी उद्यमी होता है वो कोई ना कोई माध्यम के विकास का योगदान लेता है, नए माध्यम का। तो नए उत्पादकों, सेवाओं, तकनीकों आदि को इंटरनेट के माध्यम से बेचना प्रारंभ किया जाता है। तो इस तरह से एक नए उद्यमियों के वितरण के नए माध्यमों का भी विकास होता है कि किस तरह से उनका वितरण करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका नए उपक्रमों और डिवीजनों या नई व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना टू एस्टेब्लिश न्यू एंटरप्रेन्योरशिप डिवीज़न और न्यू बिजनेस यूनिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाने से संस्था की नए उपक्रमों, नए डिज़ाइनों या नई व्यवसाय इकाइयों की भी स्थापना को बल मिलता है। इसे कह सकते हैं कि ये सभी उपक्रम इकाइयाँ आत्मनिर्भर बनती है और संस्था के विकास आसानी से होता है। तो एक नए उपक्रम, नए डिवीज़न और नई जो एस्टेब्लिश करते हैं किसी चीज़ को, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि वो अपनी संस्था को किस तरह से आगे बढ़ाएगा। तो नेक्स्ट जो है इसका लास्ट पॉइंट है लाभों में वृद्धि टू इंक्रीज प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाने से संस्था के साधनों का जो पूर्ण उपयोग होता है वो अप्रयुक्त साधनों का उपयोग के लिए किया जाता है। तो अधिक साधनों की प्रतिस्पर्धा की लागत का क्रय किए जाते हैं। तो मतलब कहने का कि आप अपने प्रॉफिट को जब इंक्रीज करेंगे तो उसमें आपको उस कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। उस कंपटीशन का सामना करने के लिए जो आपके एम्प्लॉय हैं उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लाभों में वृद्धि करनी है तो एक निगमी उद्यमी के सामने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, चैलेंजेस होता है किस तरह से वो लाभों में वृद्धि होती है। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको आज बताए एक निगमी उद्यमी के लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह से काम करना ज़रूरी है संस्था में, तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से इनको महत्व दिया जा रहा है, इनकी आवश्यकता क्यों है एक निगमी उद्यमी के लिए, किसी भी संस्था के लिए। तो बच्चों ये आप अपनी बुक के अंदर ज़रूर पढ़िएगा और देखिएगा कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप अपनी किताब के अंदर ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।